अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एडवांस अकाउंटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस is a quantitative method of gaining insight into a company's liquidity, operational efficiency, and profitability by studying its financial statement such as the balance sheet and income statement. ये जो रेशियो एनालिसिस है इसके जरिए हम क्वांटिटेटिव मेथड के जरिए किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्कस करते हैं और बेस बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हुए, इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इन स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए कंपनी की, यानी इन स्टेटमेंट्स का डेटा यूज करते हुए किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को हम स्टडी करते हैं कि आया कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रखती है, एफिशिएंसी रखती है, इसकी लिक्विडिटी कितनी है, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियोज में हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं रेशियोज की। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज, एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। 4 हमारे पास रेशियो। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में पहले हम ये डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। A liquidity ratio is a financial ratio that indicates whether a company's current assets will be sufficient to meet the company's obligations when they become due. लिक्विडिटी रेशियो के जरिए हम ये कंपनी की लिक्विडिटी को जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम कंपनी के करंट एसेट्स को मेजर करते हैं कि वेदर वो कंपनी की जो ऑब्लिगेशंस हैं, यानी करंट लायबिलिटीज हैं, क्या उनको पे करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। और उसको इस तरह क्लियर करते हैं, क्या कंपनी के पास इतने करंट एसेट्स हैं कि वो कंपनी की करंट लायबिलिटीज को इजीली पे कर सकते हैं। मींस कंपनी के करंट एसेट्स ज्यादा होने चाहिए और लायबिलिटीज कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंपनी की लिक्विडिटी को चेक करना कि कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास 3 रेशियोज हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। क्या है फॉर्मूला? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स रेशियो करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हमें निकालने हैं। सबसे पहले हमारे पास इस साइड पे आपके लेफ्ट हैंड पे दिए हुए करंट एसेट्स, कैश 50,000, मार्केट सिक्योरिटीज 30,000, नोट रिसीवेबल 20,000, अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2 लाख, प्रीपेड 20,000 और टोटल करंट एसेट्स हैं 6,20,000। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास अकाउंट्स पेबल है 2,50,000, नोट्स पेबल है 50,000, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 5,000 और टोटल करंट लायबिलिटी है 3,05,000। इधर एक लिखने में मिस्टेक हो गई है। ये जो इधर लिखा हुआ है ये है टोटल करंट लायबिलिटीज। ठीक, ठीक।
अच्छा, अब इसको हम फिल कर लेते हैं यहाँ से। ये अच्छा, इधर आगे टोटल करंट लायबिलिटीज है 3,05,000। ठीक है, तो करंट एसेट 6,20,000 ये रहे, यहां से उठाए हमने। और करंट लायबिलिटीज अभी हमने कैलकुलेट की, टोटल की 3,05,000। ये रेशो किस तरह आया, हमने 6,20,000 को डिवाइड कर दिया 3,05,000 से। 6,20,000 को जैसे ही हमने 3,05,000 से डिवाइड किया, रेशो आया 2.03। और हमने राइट हैंड पे लिखा है 1, यानी ये 1 शेयर है, हमारी जो लाइबिलिटी है वो 1 है, और हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो 2.03% है। यानी अगर परसेंटेज में ले लें तो हमारे पास डबल है। अगर 100% लाइबिलिटीज हैं तो 200% हमारे पास एसेट्स हैं। यानी 1 लाइबिलिटी है तो 2 हमारे पास एसेट्स हैं। बिल्कुल सही रेशियो है, करंट एसेट्स हमारे पास ज्यादा ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट रेशियो। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का हमारे पास फार्मूला है, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्विक एसेट्स रेशियो करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्विक एसेट्स रेशियो करंट लायबिलिटीज का फार्मूला हमारे पास है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होने चाहिए क्विक एसेट्स। और क्विक एसेट फाइंड करने का तरीका है टोटल करंट एसेट, जो कि पीछे हमने देखे थे 6,20,000 थे, उसमें से माइनस कर दें मर्चेंडाइज प्लस प्रीपेड। अगर हम मर्चेंडाइज और प्रीपेड दोनों को प्लस करके करंट एसेट्स में से माइनस कर दें तो ये आ जाते हैं क्विक एसेट्स। ठीक, और क्विक एसेट्स क्विक रेशियो का फार्मूला है क्विक एसेट्स रेशियो करंट लायबिलिटीज। तो हमने क्या किया, क्विक एसेट जो कि 4 लाख थे, इसको डिवाइड कर दिया करंट लायबिलिटीज से, हमारे पास रेशियो आया 1.31, रेशियो 1। ठीक है, जैसे ही 4 लाख को 3,05,000 से डिवाइड किया आपने, आपके पास आंसर आ रहा है 1.31, और यह है 1 आपकी करंट लायबिलिटी। यानी आपको राइट हैंड पे 1 लिखना है हमेशा, समझे। 3,05,000 वन रेशियो है या 1 पार्ट है, समझे इसका। और आपकी क्विक एसेट जो है 1.3 है, यानी अभी आपकी लायबिलिटी 1 है और एसेट्स क्विक एसेट्स आपके पास 1.3 है। आपके क्विक एसेट ज्यादा है और आपकी लायबिलिटी कम है, इसका मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी है, अच्छी लिक्विडिटी है। कैश रेशियो, कैश रेशियो के लिए हमारे पास फार्मूला है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केट सिक्योरिटीज रेशियो करंट लायबिलिटीज। कैश और बैंक एक ही बात है, वो कैश ही कहलाते हैं। और मार्केट सिक्योरिटीज ये प्राइस बॉन्ड होते हैं, 200 वाले, 750 वाले, 1500 वाले, 15,000 वाले, ये वही प्राइस बॉन्ड है। ठीक है, तो कैश जैसे ही है, समझे। कैश तो कैश ही है, बैंक के अंदर भी कैश, और मार्केट सिक्योरिटीज यानी प्राइस बॉन्ड ये भी खुद कैश ही होते हैं। तो इन तीनों को आपने प्लस किया तो ये आ गया आपके पास 80,000, इसकी वैल्यूज गिवन है। और करंट लायबिलिटी आपके पास है 3,05,000, आपने इनको प्लस करके ये इन तीनों को प्लस करके 80,000 आया। करंट लायबिलिटीज ये 3,05,000, 80,000 को 3,05,000 से डिवाइड किया तो आपका रेशियो आ रहा है 0.26, और राइट हैंड पे आपको लिखना है 1, यानी आपके जो लायबिलिटी है 1 है, और आपका जो कैश है वो है 0.26, यानी आपकी लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास कैश इस वक्त कम है। ठीक है, करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कैश इस वक्त बहुत कम है हमारे पास। रेशियो एनालिसिस में सेकंड है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो। इससे पहले हमने जो लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस किया है वो शॉर्ट टर्म एसेट्स यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के ऊपर बेस करता है। उसमें हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, उसकी वैल्यूज को हमने सामने रखते हुए कंपनी के लिक्विडिटी को फाइंड किया। ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो आर द रेशियोज विच आर कैलकुलेटेड टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म बात हो रही है इसके अंदर, यानी इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात हो रही है। These ratios measure the firm's ability to satisfy its long-term obligations.
ठीक है। ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, इसमें आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कंपनी के पास इतने रिसोर्सेस हैं कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर सकती है या नहीं, और कितने परसेंट चांस है। ठीक है, इसका क्या रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो में शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और इसमें आपके सॉल्वेंसी रेशियो में आपके टोटल एसेट्स आ जाते हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मेन है इसमें। इसके कितने टाइप्स हैं आपका, फर्स्ट है डेट रेशियो या डेट टू टोटल एसेट्स, डेट्स टू इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो। फर्स्ट डेट्स रेशियो में आ रहा है डेट्स टू एसेट्स। फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल लायबिलिटीज रेशियो टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज रेशियो टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटी यहां लिखी हुई है, टोटल करंट लायबिलिटीज 3,05,000, टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 2,60,000, इन दोनों को आपने प्लस किया, ये हो गया 5,65,000, ये आ गया 5,65,000। ठीक है, टोटल एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स 6,20,000 पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। मशीनरी और लैंड 6 लाख 2 लाख प्लस कर दी आपने, 40,20,000 हो गया आपके टोटल टोटल एसेट्स हो गए। टोटल एसेट्स यहां लिखा आपने, टोटल लायबिलिटीज को डिवाइड कर दिया टोटल एसेट से, और ये रेशियो आपके पास आ गया। और रेशियो बता रहा है कि आपके पास जो है अगर एसेट्स 1 है तो लायबिलिटीज जो है 0.39 है, यानी आपका रेशियो सही रेशियो है, अच्छा रेशियो है। कंपनी की लॉन्ग टर्म जो सॉल्वेंसी है वो सही बता रहा है इस वक्त। डेट्स टू इक्विटी रेशियो, डेट्स टू इक्विटी रेशियो का फार्मूला हमारे पास है, टोटल लायबिलिटीज रेशियो टोटल शेयर्स होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, और इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज हैं, टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है 5,65,000, ये रखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है। और फिर ये आगे रेशियो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी यहाँ पे लिखी हुई है। पेड अप कैपिटल 60,010 ईच, 6 लाख के हमारे पास शेयर कैपिटल है, और रिटेन अर्निंग 1,40,000 की है, ये हो गया 7,40,000, और ये आ गया 7,40,000। आपने टोटल लायबिलिटी को जब इससे डिवाइड किया तो आपके पास रेशियो आया 0.76, और इधर आ गया 1, यानी आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी है 1 और लायबिलिटी है 0.76। ठीक है, इसका मतलब है कि कंपनी के पास, कंपनी के शेयर होल्डर की जो इक्विटी है वो स्ट्रांग है लायबिलिटी के मुकाबले में, अच्छी बात है। ये कंपनी की जो शेयर होल्डर इक्विटी है, पावर है, वो ज्यादा है लायबिलिटी के मुकाबले में, और इतने शेयर होल्डर इक्विटी है, इतनी पावर है कि वो इजीली अपनी लायबिलिटी को पेड ऑफ कर सकते हैं। इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो में हमारे पास फार्मूला इक्विटी रेशियो का, शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर इक्विटी। अब देखते हैं शेयर होल्डर इक्विटी, अभी हमने बल्कि पीछे डिस्कस की थी, 7,40,000 ये रखी हुई, ये लिखी हुई यहाँ पे, और टोटल एसेट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं 14,20,000। आपने शेयर होल्डर इक्विटी को 14,20,000 से डिवाइड किया, रेशियो आया 0.51, रेशियो 1, यानी आपके पास टोटल एसेट जो है 1 है और शेयर होल्डर इक्विटी जो है 0.52 है। यानी इसको अगर हम इस तरह देखें, अगर आपके टोटल एसेट्स 100% है तो शेयर होल्डर इक्विटी का यानी ऑनर का हिस्सा उसमें 0.52% है। ठीक है, इसमें ऑनर का हिस्सा 0.52% है, इसका मतलब 48% लायबिलिटी होगी इसमें। रेशियो एनालिसिस का थर्ड आपका पार्ट है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। Activity ratios refer to the type of the financial ratios which are used by the company in order to determine the efficiency with which the company is able to use its different operating assets that are present in its balance sheet and convert the same into the sales or the cash. सॉल्वेंसी रेशियो ऐसे रेशियोज होते हैं जिसके, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो ऐसे रेशियोज होते हैं जिसके जरिए हम देखते हैं बैलेंस शीट के आइटम को, या तो वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास मर्चेंडाइज है, तो मर्चेंडाइज बैलेंस शीट आइटम है, और बैलेंस शीट आइटम हम देखते हैं कितने दिन में वो मर्चेंडाइज जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमारे बैलेंस शीट में एक आइटम है अकाउंट रिसीवेबल, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। हम देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड में, कितने डेज में ये अकाउंट पेबल जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाती है एक्टिविटी का टर्नओवर रेशियो, कि टर्नओवर कितना होगा। ये जो मर्चेंडाइज है वो
सेल्स में कितने दिनों में कन्वर्ट होगी या कितने टाइम में होगी, और जो सेल्स अकाउंट रिसीवेबल है वो कैश में कितने टाइम पे और कितने डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा कि अकाउंट रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आपको मालूम है, मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल ओपन होता है अकाउंट। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज के 3 टाइप्स हैं, रिसीवेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर और टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। फर्स्ट है इसमें रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर में हमारे पास है पहला फार्मूला देखते हैं। रिसीवेबल टर्नओवर का फार्मूला है इन टाइम। फर्स्ट इसके 2 टाइप्स हैं, एक 2 पार्ट है, इन टाइम और इन डेज। इन टाइम में हमारे पास है नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स हमें दी हुई है यहाँ पर 5 लाख रुपीज, ये रही। एवरेज रिसीवेबल हमें दिया हुआ है 30,000, ये लिखा हुआ 5 लाख को 30 से डिवाइड किया 16.6, यानी 16.6 टाइम अगर आप सेल करते हैं तो आपकी जो है रिसीवेबल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने 16 मरतबा आपको वो जो गुड्स हैं वो सेल करना पड़ेंगे, 16 टाइम आया। ठीक है, डेज नहीं आया अभी। डेज का फार्मूला है 365 डिवाइडेड बाय इन टाइम, और 365 डिवाइडेड बाय इन टाइम, इन टाइम हमारे पास आया 16.6। 365 को 16.6 से डिवाइड किया 21.9, तकरीबन 30 डेज। 30 डेज में आपका रिसीवेबल जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तकरीबन 30 दिन लगेंगे कि आपका जो रिसीवेबल है यानी अकाउंट रिसीवेबल है, एवरेज रिसीवेबल है, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर हमारे पास के भी 2 पार्ट्स हैं, एक है इन्वेंट्री इन टाइम और एक है इन डेज। इन टाइम का फार्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका ये लिखा हुआ 2 लाख रुपीज, यहाँ लिख दिया आपने। एवरेज इन्वेंट्री आपकी है 35,000 की। एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होती है, बिगिनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज इन्वेंट्री आती है। अगर बिगिनिंग नहीं दी हुई तो एंडिंग को डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, वरना तो अगर दोनों दी हुई है बिगिनिंग एंडिंग तो आप बिगिनिंग एंडिंग दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके लिख देंगे यहाँ पर। 2 लाख को 35,000 से डिवाइड करेंगे 5.7, यानी 5.7 टाइम जब आप मर्चेंडाइज जो है वो इतने टाइम में वो मर्चेंडाइज जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चेंज हो जाएगी, यानी सेल हो जाएगी। वो मर्चेंडाइज की बात होगी, इससे पहले रिसीवेबल की बात होगी। ठीक है, 5.7 टाइम है। और इन डेज का फार्मूला देखते हैं, 365 डिवाइडेड बाय इन टाइम। 365 ये लिखा हुआ, इन टाइम 5.7 आया है, यानी 5.7 से डिवाइड किया 64 डेज, यानी 64 डेज में आपकी इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। 64 डेज चाहिए, इतने दिनों में आपकी इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज और रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का जैसे कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का आपका आया था 64 और रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का आया था तकरीबन 30। ठीक है, 64 प्लस 30 प्लस 64 प्लस करते हैं 94 डेज में आपकी जो टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल चलेगी वो 94 डेज लगेंगे। 94 डेज में आपकी जो अकाउंट रिसीवेबल है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और जो मर्चेंडाइज है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास लास्ट जो इसका वो है पार्ट है रेशियो का, रेशियो एनालिसिस का, वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर फाइनेंशियल मैट्रिक्स used by analysts and investors to measure and evaluate the ability of a company to generate income or profit relative to revenue। कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम कंपनी की देखते हैं कि कंपनी की एबिलिटी क्या है, कितनी एबिलिटी है किसी कंपनी की कि वो जनरेट करे प्रॉफिट को। ठीक है, रेवेन्यू के अगेंस्ट वो कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, जितनी रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट वो कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर किया जाता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी रखती है, कितनी प्रॉफिटेबल है। उसमें हमारे पास फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, देन रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर्स, प्राइस अर्निंग रेशियो, बुक वैल्यू पर शेयर्स, डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पर शेयर्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख रुपीस है। ठीक है, और 5 लाख की आपकी नेट सेल्स है तो आपने 3 लाख को 5 लाख से डिवाइड कर दिया
3 लाख को 5 लाख से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 60% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेट है और 40% फिर आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। ठीक है, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो 60% है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें से अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होना माइनस होना अभी रह गए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि मैं 100 रुपीज की कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाया और 100 वाली चीज मैंने 150 में सेल कर दी, तो जो 50 आया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट नहीं है। वो नेट प्रॉफिट के लिए उसमें से मैं कुछ एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट है, यूटिलिटीज के बिल हैं, ठीक है, और डेप्रिसिएशन और कुछ चीजें एक्सपेंसेस की माइनस करके जो प्रॉफिट, जो नेट वैल्यू आएगी वो मेरा होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो असल प्रॉफिट नहीं होता, नेट प्रॉफिट नहीं होता। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख है और आपकी सेल्स 5 लाख है। 1 लाख को 5 लाख से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये आ गया 20%, यानी आपका सेल्स में जो नेट प्रॉफिट रेट है वो 20% है। सेल्स का 20% है नेट प्रॉफिट रेट, 20% आपका प्रॉफिट का रेट है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स के आप ये ध्यान में रखें कि रिटर्न, इधर रिटर्न का मतलब वापस करना नहीं है, इधर रिटर्न का मतलब है इनकम, इनकम ऑन एसेट्स। ठीक है, तो इस तरह का जब फार्मूला आ जाए तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को ऊपर रखेंगे और सेकंड वाले को नीचे रख के डिवाइड कर देंगे, इस तरह समझ लें आप। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स यानी इनकम डिवाइडेड बाय एसेट्स। रिटर्न ऑन लायबिलिटी यानी इनकम डिवाइडेड बाय लायबिलिटी। रिटर्न ऑन फर्नीचर यानी इनकम डिवाइडेड बाय फर्नीचर। ठीक है, इस तरह करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट्स यानी नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई 100 कर दिया आपने। नेट इनकम आपकी 1 लाख है, टोटल एसेट्स 14,20,000 है। नेट इनकम को आपने डिवाइड कर दिया टोटल एसेट से, आपके पास आंसर आया 7%, यानी आपके टोटल एसेट्स का सिर्फ 7% नेट इनकम है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। नेट इनकम आपकी 1 लाख है, शेयर होल्डर इक्विटी आपके 7,40,000 है, तो उसको डिवाइड किया आपने तो आपके पास आया 0.13 या फिर 13% तकरीबन आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो रेशियो शेयर होल्डर इक्विटी का रेशियो जो नेट इनकम के अंदर उनका रेशियो है या आपस में लिंक है वो सिर्फ 0.13 है, बस ज्यादा नहीं है। अर्निंग पर शेयर यानी आपने एक शेयर पे कितना अर्न कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर कहलाता है। नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 60,000 शेयर्स 10 ईच 6 लाख रुपीज। पीछे जाके देखिएगा उसमें कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल से पहले लिखा हुआ है 60,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर 60,000 है। 60,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6 लाख रुपीज, तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ शेयर 60,000। ये अमाउंट नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, अमाउंट थी कैपिटल की 6 लाख रुपए, 6 लाख। 1 लाख को 60,000 से डिवाइड किया आ गया 1.66, यानी आप जो है पर शेयर पे नेट इनकम एक 1.66 रुपीज अर्न कर रहे हैं पर शेयर, एक शेयर पे। नेट इनकम के हिसाब से बात करें, आपका जो प्रॉफिट एक शेयर पे 1.66 है। अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो का फार्मूला है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। आपका जो अर्निंग पर शेयर है अभी आपने निकाला है 1.66 है, वो ये रहा, और मार्केट प्राइस जो है 15 रुपीज है। पार वैल्यू शेयर की हमने 10 रखी है और मार्केट वैल्यू उसकी 15 रखी है। ठीक है, मार्केट वैल्यू 15 रुपए है शेयर की, तो हमने 166 को 15 से डिवाइड कर दिया तो आया 1.11। बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर का फार्मूला है शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर इक्विटी हमारे पास 7,40,000 है और नंबर ऑफ शेयर अभी हमने बताया 60,000 है। 7,40,000 को डिवाइड किया 60,000 से, हमारे पास वैल्यू आ रही है 12.33, यानी नंबर ऑफ शेयर डिवाइड शेयर होल्डर इक्विटी जो है पर एक शेयर पर 12.33 इक्विटी है, यानी एक जो इक्विटी आ रही है पर शेयर होल्डर की वो है 12.33 बुक वैल्यू। डिविडेंड पर शेयर यानी एक शेयर पे कितना डिविडेंड अर्न कर रहे हैं हम, टोटल डिविडेंड पेड। डिविडेंड पर शेयर में आता है डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड की पेमेंट हुई है 70,000 की, नंबर ऑफ शेयर है 60,000। डिविडेंड यानी टोटल आपने जो डिविडेंड पे किया वो 70,000 रुपए का, 70,000 का डिविडेंड पे किया है। नंबर ऑफ शेयर अभी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं 60,000 है, इसको से डिवाइड किया, पर शेयर पे आपको डिविडेंड मिल रहा है 1.16 रुपीस आपको एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर।
डिविडेंड पर शेयर हमारे पास अभी हमने निकाला है, कितना आ रहा है, 1.16 आ रहा है। 1.16 को मार्केट प्राइस भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 15 है। 1.16 को 15 से डिवाइड किया, 0.003 आ गया आपका डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो एक कंप्लीट हो चुका है रेशियो एनालिसिस का टॉपिक। बस ये जहन में रखें कि अभी हमने जो रेशियो एनालिसिस का टॉपिक डिस्कस किया है, इसके जो है 4 पार्ट्स हैं। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पीछे जाकर इसको देख लेते हैं एक मरतबा। ये हम बिल्कुल स्टार्ट में जा रहे हैं इस वक्त, और ये आ गए हम ये। ठीक है, टोटल कितने पार्ट हमने डिस्कस किए, 4 पार्ट हैं इसके। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, एंड नंबर 4 है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को हमने मेजर किया कि कंपनी के पास जो करंट एसेट्स हैं, क्या उनमें इतनी पावर है कि वो कंपनी की करंट लायबिलिटी को पे कर सकें। ठीक है, सेकेंड हमने डिस्कस किया कि सॉल्वेंसी रेशियो, कि कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स हैं, कि उनके पास इतनी पावर है कि वो कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे कर सकें। थर्ड हमारा था एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, यानी कंपनी के पास जो बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स हैं जिसमें हमने मर्चेंडाइज को और अकाउंट रिसीवेबल को डिस्कस किया कि कितने टाइम और कितने डेज में अकाउंट रिसीवेबल कैश में और मर्चेंडाइज सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, कितने टाइम और डेज में। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जिसके जरिए से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल जो है फार्मूले थे। ये करंट रेशियो एक ठीक है, क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, कैश रेशियो, देन सॉल्वेंसी रेशियो, ये उसके बाद एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो थे सब ये, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये आपके सामने। ठीक है, थैंक यू, यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।